बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चलो बी इंस्टीट्यूट पाइन में। तो बच्चों आज आप लोग समझ हम बात करेंगे आप लोग को बी आपका 5 सेमेस्टर ठीक खासकर 2025 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपका सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल होता है। और आप इस विषय के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं रीजनल जियोग्राफी। ठीक आपका पेपर नेम होता है रीजनल जियोग्राफी का पेपर होता है और आपका पेपर कोड ये होता है A11015013 ठीक पेपर आपका पेपर नेम जो जियोग्राफी होता है। ठीक तो आज की वीडियो जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। या पूरा का पूरा मॉडल पेपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का है। ठीक तो वैसे तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, खासकर जिसका लिखित एग्जाम होता है। ऐसे बच्चे ध्यान देंगे ठीक जिसका 75 आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक आज की इस वीडियो के माध्यम से ठीक वीडियो को थोड़ा सा स्किप नहीं करिए। वीडियो को अगर आप थोड़ा सा स्किप कर देते हैं तो आपको पूरा वीडियो समझ में नहीं आने वाला। ठीक चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन होगा 3 खंडों में विभक्त होगा। हर बार कितना सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये बच्चों एक चीज़ और आपको बता दूं जो आपका 5 सेमेस्टर में आपका 2 पेपर होता है जियोग्राफी का। ठीक फर्स्ट और सेकंड यह जो एक प्रकार से फर्स्ट है। ठीक जियोग्राफी यानी कि रीजनल जियोग्राफी का आपका फर्स्ट पेपर है। ठीक पहला पेपर है। ठीक तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक तो आपका सेक्शन ए सेक्शन देखिए हर बार की तरह से आपका जो सेक्शन होगा खंड होगा 3 खंडों में विभक्त होगा। सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी हर बार की तरह। ठीक तो सेक्शन ए देख लेते हैं। सेक्शन ए में आपको है सेक्शन ए। ठीक तो सेक्शन ए में पूरे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सभी को आपको करना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 50 शब्दों में आंसर देने होंगे। ठीक तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रदेश को परिभाषित कीजिए। ठीक तो प्रदेश आमतौर पर क्या होता है, प्रदेश क्या होता है एक प्रकार से प्रदेश में क्या होता है शासन के लिए राष्ट्र के नीचे द्विस्तरीय की इकाई को प्रदेश या प्रांत कहा जाता है। ठीक जैसे कि भूगोल में प्रदेश का मतलब पृथ्वी की सतह का वह भाग जो भौतिक विशेषताओं मानव प्रभाव और मानवता और पर्यावरण की बातचीत से विभाजित होता है। ठीक एक प्रकार से कहें तो प्रदेश वह क्षेत्र होता है जो किसी न किसी आधार पर अपने आसपास के क्षेत्रों से अलग हो या फिर वह विभेदित किया जा सकते, अलग बांटा जा सकते। ठीक उसी को हम प्रदेश कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन है कि भौतिक प्रदेश। ठीक तो भौतिक प्रदेश के बच्चों क्या होता है, भौतिक प्रदेश मतलब होता है कि किसी देश या विदेश के प्राकृतिक विन्यास के आधार पर बने विभाग होते हैं। ठीक भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश ये जैसे कि आपका प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर के महान पर्वत, द्वीप तटीय मैदान, उत्तर भारतीय मैदान, ये आपके भौतिक प्रदेश के अंदर आएंगे। ठीक और भौतिक प्रदेश की जो विशेषताएं हैं कुछ इस तरीके के हैं जैसे उत्तरी मैदान देश का अन्न भंडार है। ठीक है पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं और तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त हैं। ठीक इस तरह आप भौतिक प्रदेश के बारे में लिखेंगे। फिर आपका सेक्शन ए का तीसरा क्वेश्चन है सांस्कृतिक प्रदेश किसे कहते हैं। ठीक बच्चों आपको हर क्वेश्चन 50 शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक तो सांस्कृतिक आपको जो सांस्कृतिक प्रदेश किसे कहते हैं, आमतौर पर सांस्कृतिक प्रदेश जो होता है लोगों द्वारा अधिवासित वह प्रदेश होता है जिसके पास एक या एक से अधिक सांस्कृतिक लक्षण हो, जैसे कि औपचारिक सांस्कृतिक प्रदेश। ठीक या फिर एक स्थानिक इकाई जो राजनीतिक सामाजिक या फिर आर्थिक रूप से एक अलग इकाई के रूप में कार्य कर रही हो। ठीक उसे हम सांस्कृतिक प्रदेश के अंतर्गत एक प्रकार से सांस्कृतिक प्रदेश कहा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सेक्शन ए का आपका चौथा क्वेश्चन है प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य लिखना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल प्लानिंग यानी कि प्रादेशिक नियोजन के कौन कौन से उद्देश्य हैं। जैसे प्रादेशिक नियोजन के कुछ उद्देश्य इस प्रकार से हैं जैसे कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, स्थानीय संसाधनों का समान रूप से उपयोग करना, ठीक उचित और चौमुखी विकास पर ध्यान देना और प्रदेश के सभी संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके अर्थव्यवस्था का विकास करना। ठीक प्रदेश में उच्च कोटि की व्यवस्था का सृजन करना, ये सभी आपके प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां है सेक्शन ए से कि आर्थिक नियोजन ठीक यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। बच्चों आर्थिक नियोजन क्या होता है एक प्रकार से, आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है एक प्रकार से राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना होता है। ठीक भारत में यह कार्य जो है राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर नीति आयोग के माध्यम से किया जाता है ज़्यादातर। ठीक इस तरह आपको आर्थिक नियोजन के बारे में लिखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि
एलोकेटिक प्लानिंग, यानी कि जो एक प्रकार से आवंटन नियोजन क्या होता है बच्चों। आवंटन नियोजन क्या होता है, एक प्रकार से आवंटन संसाधन कह सकते हैं आप एक तौर पे। नियोजन में समय, ऊर्जा और सामग्री जैसे संसाधनों को इस तरह से आवंटित करना ही जिससे दक्षता और प्रभावशीलता अधिक हो, ठीक, उसे ही आप एक प्रकार से अलौकिक नियोजन कहा जाता है, ठीक। इसके अंतर्गत संसाधन आवंटन के उपलब्ध संसाधनों के उपयोग की अनुकूलित करने के लिए प्राथमिकता और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, ठीक। इसे हम आर्थिक एक प्रकार से अलौकिक नियोजन के अंतर्गत रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है सेक्शन ए का, नवाचार। नवाचार यानी कि इनोवेटिव नियोजन क्या होता है, नवाचार क्या होता है एक प्रकार से देखेंगे। तो नवाचार क्या होता है, नवाचार नियोजन से जुड़ी प्रक्रियाओं में हितधारकों का विश्लेषण करना एक प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, ठीक। जैसे कि योजना संगठन के बजट के मुताबिक होनी चाहिए। जो है योजना में संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के आधार पर मील के पत्थर और समय सीमा होनी चाहिए, ठीक। और आपको किसी भी योजना को लागू करने के लिए कितने मानवीय प्रयास और संसाधनों की जरूरत होगी, इसका अनुमान आपको लगाना होगा इसके अंतर्गत, ठीक। आप इस तरह के लिखेंगे। और योजना को लागू करने में कर्मचारियों को शामिल होना अति आवश्यक होता है, ठीक, कोई भी आप योजना लागू करने से पहले। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है कि प्रखंडीय और प्रादेशिक नियोजन में अंतर, ठीक। तो बच्चों प्रखंडीय और प्रादेशिक नियोजन क्या होता है एक प्रकार से। प्रखंडीय नियोजन जो होता है यहाँ इसका मतलब होता है कि किसी देश में सभी क्षेत्र में एक समान आर्थिक विकास सुनिश्चित करना होता है। लेकिन वहीं पर प्रखंडीय जो नियोजन का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सामाजिक अवरचनाओं जैसे क्रियाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाए रखना और उसे लागू करना होता है, ठीक। प्रादेशिक नियोजन का मकसद विकास में असमानता को कम करना होता है, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है सेक्शन ए से कि भूगोल में प्रदेशों के परिसीमन करने का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, ठीक। तो बच्चों परिसीमन का एक प्रकार से जो महत्व होता है, परिसीमन क्या होता है, परिसीमन जो होता है परिसीमन का जो तात्पर्य होता है किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का, उसकी जो सीमा है उसके सीमाओं का निर्धारण करना होता है, ठीक। परिसीमन की प्रक्रिया में सामान्यतः लोकसभा या विधानसभा की सीटों में बिना कोई परिवर्तन किए उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है, ठीक। इसका जो उद्देश्य होता है जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का उचित विभाजन करना, जिससे प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान किया जा सके, ठीक। इस तरह आप परिसीमन के बारे में लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है सेक्शन ए से कि भारत में बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली में शामिल सरकार के प्रमुख स्तर कौन कौन से हैं, ठीक। तो इसमें देखिए जो है भारतीय नियोजन के है बहुस्तरीय प्रणाली में बहुत सारे प्रमुख स्तर हैं। जैसे कि योजना आयोग का काम था कि देश के संसाधनों का कुल और असंतुलित इस्तेमाल करना होता है, ठीक। जबकि योजना आयोग ने 1950 से लेकर 1956 के लिए पहली पंचवर्षीय योजना बनाई थी, ठीक। जिला योजना समिति का काम होता है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर के लक्ष्यों के मुताबिक स्थानीय जरूरतों और लक्ष्यों को तय करना होता है, ठीक। वैसे तो आमतौर पर जो सरकार के प्रमुख स्तर हैं एक प्रकार से पहला आपका ग्राम स्तर हो जाएगा, और दूसरा आपका हो जाएगा खंड स्तर, ठीक। और तीसरा आपका हो जाएगा जिला स्तर, यानी कि एक प्रकार से ग्राम पंचायत, खंड स्तर, पंचायत समिति और आपका जिला स्तर 3 परिषद होते हैं, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है एक सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में आपको पूरे 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक। वो भी प्रत्येक क्वेश्चन आपको 150 शब्दों में, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको एक प्रकार से 6 × 4 यानी कि आपको 24 मार्क मिलने वाले हैं पूरे 4 क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन के 6 अंक, ठीक। देख लेते हैं आपको जो इम्पोर्टेंट वही आपको सॉल्व कराएंगे, चूँकि अगर आप पूरा सॉल्व कराएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक। तो इसमें का देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सीरियल नंबर 2 है कि उदाहरणों की सहायता से औपचारिक फॉर्मल प्रदेश को समझाइए, ठीक। तो बच्चों औपचारिक जो फॉर्मल प्रदेश होता है
इसका जो तात्पर्य होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ एक समान भौतिक या फिर सांस्कृतिक विशेषताएं मौजूद हो उस समय, ठीक है, या फिर इन क्षेत्रों में आसपास के क्षेत्रों में अलग करने वाली कुछ खासियतें होती हैं। अनौपचारिक क्षेत्रों को राजनीतिक सीमाओं या फिर भौतिक सीमाओं से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसे कि देश, राज्य और शहर जैसी राजनीतिक संस्थाएं, ठीक। विशिष्ट जलवायु प्रकार हो गए, मिट्टी के प्रकार हो गए, ठीक। जैसे कि औपचारिक शब्द का इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए किया जाता है जो कि खास तौर पर निर्धारित की गई हो, ठीक, जिनका पालन किया जाना हो। औपचारिक शब्द का एक प्रकार से इस्तेमाल जो है किसी अवसर पर आधिकारिक स्वीकृति या मंजूरी का प्रदर्शन करने के लिए ज़्यादातर किया जाता है, ठीक। इस तरह आपको लिखना है। फिर आपका है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है एक प्रकार से यहाँ पर सीरियल नंबर आपका चौथा है, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं या फिर क्या है, ठीक। तो भारत में पंचवर्षीय जो योजना है उसके जो उद्देश्य हैं कुछ इस तरीके के हैं, जैसे कि घरेलू संसाधनों पर निर्भरता बढ़ाना, ठीक, देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक, पूंजी की जो है कमी को दूर करना, बचत करने की क्षमता को बढ़ाना होगा, ठीक, रोजगार के अवसर को बढ़ाना, गरीबी को कम करना, ठीक, आत्मनिर्भरता बढ़ाना, औद्योगिकरण को बढ़ाना, ठीक, मानव विकास को बढ़ावा देना, ये आपके पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक। फिर आपका है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है इस सीरियल नंबर 5वां है, ठीक। तो आर्थिक सूचकों पर लघु टिप्पणी लिखिए, ठीक। तो बच्चों आर्थिक सूचकों पर लघु टिप्पणी लिखना है। आर्थिक सूचक संकेतक क्या होते हैं, जो आर्थिक गतिविधियों से जुड़े आंकड़े होते हैं, ठीक, जिसका इस्तेमाल आप आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण करने और भविष्य में होने वाले प्रदर्शन का अनुमान लगाने के लिए ज़्यादातर किया जाता है। आर्थिक संकेतों के जरिए किसी अर्थव्यवस्था की जो समस्थिति होती है उसका आंकलन हम लोग कर सकते हैं। आर्थिक संकेतों के कुछ उदाहरण जैसे कि कुछ इस प्रकार से हैं, बेरोजगारी दर आपके हो गए, उपभोक्ता मूल्य सूचांक आपके हो गए, और सकल घरेलू उत्पाद भी हो गए, औद्योगिक उत्पादन भी हो गए, ठीक। तो आर्थिक जो है एक प्रकार से इस प्रकार के हैं जैसे कुछ अर्थव्यवस्था में भविष्य में होने वाले बदलाव का संकेत देते हैं। ये आर्थिक विकास की अल्पकालिक भविष्यवाणी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है, ठीक। कुछ इस तरीके आप लोग लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपका सीरियल नंबर 6वां है कि सामाजिक सूचकों पर लघु टिप्पणी लिखिए, ठीक। ये भी कहीं न कहीं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ठीक। आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। और आपका फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से सीरियल नंबर 7वां है कि पंचवर्षीय योजना जो है प्रदेशी नियोजन पर एक लघु टिप्पणी लिखना है। पंचवर्षीय योजनाएं और प्रदेशी नियोजन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा आपको संक्षिप्त में लिखना होगा, ठीक। आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हम। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां सीरियल नंबर 8वां है कि प्रदेश में जो है भारत में प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता पर एक टिप्पणी लिखना है। तो बच्चों भारत में प्रादेशिक नियोजन कुछ आवश्यकता जो है कुछ इस प्रकार के है, जैसे कि स्थानीय संस्थानों के सदुपयोग, ठीक। इसमें क्या होता है, इससे स्थानीय स्तर पर समाज के आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है, ठीक। प्रादेशिक नियोजन क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त कर उचित और चौमुखी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए प्रादेशिक नियोजन की सभी देशों को जरूरत होती है। प्रादेशिक नियोजन जो होता है स्थानीय संसाधनों के रूप में उपयोग पर बल देता है, ठीक। जैसे कि आपका पूर्व सोवियत संघ के प्रादेशिक नियोजन से प्रादेशिक नियोजन कॉम्प्लेक्स पर अधिक बल दिया जाता है, ठीक। फिर आपका है दूसरा क्या है आपका है कि बढ़ती जनसंख्या व पर्यावरण समस्याओं के लिए उपयोग के लिए, ठीक। विश्व में आजकल बढ़ती जनसंख्या के कारण कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जैसे कि आपका गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अच्छे निवास रहने की जगह, अच्छे स्थान पर अशिक्षा, प्रदूषण की समस्या, ठीक। आज सभी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन सभी समस्याओं के लिए आज हर देश काफ़ी चिंतित है। इन सभी समस्याओं का समाधान प्रादेशिक नियोजन से आप कर सकते हैं, ठीक। फिर आपका तीसरा क्या है, भूवैश्विक संगठन की मजबूती के लिए किस तरह उपयोगी है कि लंबे समय तक उपनिवेश रहने से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वहाँ के आर्थिक विकास के लिए बनाए गए संगठन कमजोर हो जाते हैं।
इस तरह के देशों के संगठन को विदेशी शासकों द्वारा केवल अपने देश के विकास के लिए बहुत अधिक मात्रा में एक प्रकार से कहें तो बहुत अधिक मात्रा में कमी होती गई और इससे एक प्रकार से अर्थव्यवस्था में असंतुलन होता गया। ठीक, फिर आपका चौथा किस तरह महत्वपूर्ण है कि विकसित क्रोड या अविकसित उपरांत में संतुलन, यानी कि प्रादेशिक नियोजन उन देशों में भी आवश्यक है जहां क्रोड उपरांत की समस्याएं हैं। क्रोड में अत्यधिक एक प्रकार से अर्थव्यवस्था तथा उपरांत में बहुत अधिक व्यवस्था में कमी आना। ठीक, फिर आपका पांचवा क्या है, जीवन गुणवत्ता में सुधार व वृद्धि के लिए। ठीक, तो जो है गुणवत्ता में सुधार और वृद्धि के लिए किस तरह उपयोगी है कि सभी क्षेत्रों में मानव जीवन गुणवत्ता एक समान नहीं है। कई जगहों पर आज भी सैकड़ों सालों से अत्यंत पिछड़े लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। इसके विपरीत कई ऐसे स्थान या फिर क्षेत्र हैं जहां मानव जीवन की गुणवत्ता अत्यंत उत्तम है। ठीक, फिर आपका छठवां क्या है कि विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में समाकलन हेतु किस तरह उपयोगी है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में विभिन्न क्षेत्रकों का योगदान होता है, जैसे कि कृषि पर, व्यापार पर, वाणिज्य आदि पर। ठीक, यदि इन क्षेत्रकों में किसी भी एक क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो पूरे अर्थव्यवस्था पर इसका असर दिखाई देता है आमतौर पर। ठीक, इस तरह आप कुछ लिखेंगे। फिर आपका अगला है, सातवां आपका है किस तरह उपयोगी है कि संसाधनों पर पारिस्थितिकी के रूप में। ठीक, संतुलन बनाने के लिए कि प्रादेशिक नियोजन जो होता है अति आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि संसाधनों के अधुंधन उपयोग से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। ठीक, तीव्र विकास की होड़ में प्राकृतिक संसाधनों को लगातार नष्ट किया जा रहा है। पर्यावरण में बहुत एक प्रकार से प्रदूषण लगातार बढ़ते जा रहा है। एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधन व पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए तथा समाज के विकास के लिए एक प्रकार से प्रादेशिक नियोजन की बहुत ही आवश्यकता है। फिर आपका अगला है, आठवां है कि राजनीतिक स्थापित के लिए प्रादेशिक नियोजन। ठीक, तो प्रादेशिक नियोजन का योगदान राज्य के प्रशासन तंत्र को स्थापित करने में मदद करता है। देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए यह एक प्रकार से आवश्यक होता है कि राज्य जो है राष्ट्र के सभी क्षेत्र विकसित हो। राज्य के किसी भी कोने में विद्रोह एक प्रकार से व आक्रोश की भावना न पनपने पाए। ठीक, धार्मिक व सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने व संस्कार की नीतियों को जनधारण तक पहुंचाने में प्रादेशिक नियोजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी से। ठीक, आपको इतना लिखना है। सेक्शन सी में आपको पूरे 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, आप इसमें से केवल आपको 2 प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने होंगे। तो उसके लिए देखिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही आपको हम सॉल्व कराएंगे आज की वीडियो के माध्यम से। ठीक, लेकिन आपको बता देंगे आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला, जैसे इसका सीरियल नंबर 9 है, पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी से कि प्रादेशिक नियोजन में दक्षता और समानता के उद्देश्यों को परिभाषित कीजिए। ये उद्देश्य जो है कभी कभी एक दूसरे से कैसे टकराते हैं। कहीं ना कहीं ये भी आपकी परीक्षा के आगामी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन 4.5 शब्दों में आपको आंसर देने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10.5 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, तो देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है जो भी एक प्रकार से भी महत्वपूर्ण है, इसको हम सॉल्व कराएंगे। कि क्वेश्चन नंबर आपका 10वां सीरियल नंबर सेक्शन सी से कि सतत विकास पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों सतत विकास क्या होता है, एक प्रकार से सतत विकास के बारे में जान लेते हैं। सतत विकास क्या होता है, वृद्धि और मानव विकास के लिए एक दृष्टिकोण होता है। ठीक, जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को करने की क्षमता में एक प्रकार से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना होता है। इसका उद्देश्य जो होता है एक ऐसा समाज बनाना जहां एक प्रकार से रहने की स्थितियां और संसाधन ग्रह की अखंडता को कम किए बिना मानवीय जरूरतों को पूरा करे। ठीक, सतत विकास का उद्देश्य अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण की जरूरतों को संतुलन करना होता है। सतत विकास स्थिरता के विचार के साथ ओवरलैप होता है। ठीक, जो मानव एक प्रकार से अवधारणा है। एक प्रकार से कहें तो सतत विकास विचार के साथ साथ ओवरलैप होता है। ठीक, अवधारणा के बीच एक अंतर इस प्रकार कैसे किया जाता है कि स्थिरता को अक्सर एक दीर्घकालिक यानी कि एक प्रकार से, जबकि सतत विकास इसे प्राप्त कई प्रक्रियाओं और मांगों को संदर्भित करता है। ठीक, आप इस तरह सतत विकास के बारे में लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर आपका है सीरियल नंबर 11वां है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पैरोक्स द्वारा प्रस्तावित विकास ध्रुव मॉडल का मुख्य विचार क्या है। यह एक जो है प्रादेशिक नियोजन में से कैसे संबंधित है। ठीक, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है सेक्शन सी से, क्वेश्चन नंबर 12 है कि गुरनार मेंडल के सिद्धांत पर विस्तृत टिप्पणी लिखना है। ठीक बच्चों, गुरनार मेंडल जो थे एक प्रकार से क्या थे, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुरनार मेंडल के बारे में, गुरनार मेंडल क्या थे, गुरनार मेंडल का यह जो सिद्धांत है, उनका मानना था कि आर्थिक विकास एक वृत्तीय संचयी प्रक्रिया होती है। ठीक, जिसे विकसित देश तेजी से विकास करते हैं जबकि कमजोर देश पीछे ही रह जाते हैं। मेंडल ने यह भी कहा था कि आर्थिक सिद्धांत ने गैर जो है आर्थिक कारकों को नज़रअंदाज किया है। उनका मानना था कि आर्थिक जो है परिवर्तन की प्रक्रियाओं में गैर आर्थिक कारक भी अहम भूमिका निभाते रहते हैं। ठीक, मेंडल ने क्षेत्रीय विकास के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया था। उनके मुताबिक औद्योगिकरण और नगरीकरण से क्षेत्रीय विकास होता है। मेंडल ने विकासात्मक अर्थशास्त्र पर कई लेख लिखे। उन्होंने चेतावनी यह भी दी थी कि अमीर और गरीब देशों का आर्थिक विकास एक साथ नहीं हो सकता है, दोनों अलग अलग से करेंगे। मेंडल ने केंद्रीय नियोजन और आयात प्रतिस्थापन का समर्थन किया था। ठीक, उनका मानना था कि सरकारों को पूंजीगत वस्तुओं पर मुक्त प्रवेश देना चाहिए। ठीक, मेंडल ने केंद्रीय नियोजन और आयात प्रतिस्थापन का एक प्रकार से समर्थन किया था। मेंडल ने यह भी कहा था कि कल्याणकारी राज्य से कल्याणकारी दुनिया की ओर बढ़ने की जरूरत है। उनका मानना था कि इससे देश के अंदर और वैश्विक स्तर पर आय और धन का पुनर्वितरण होगा। ठीक, उनके कुछ जो सिद्धांत थे कुछ इस तरीके से आप लोग थोड़ा और याद कर लीजिएगा ताकि आपके 450 शब्द आपके पूरे हो सके। ठीक, तो बच्चों आज की जो वीडियो है सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो बच्चों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।